नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टूडेंट चौपाल में। दोस्तों, इस वीडियो में जीआईसी प्रवक्ता का जो भी एग्जाम 19 तारीख को होने वाला है, 19 सितंबर को आपका एग्जाम शेड्यूल है। तो दोस्तों, उसमें आपको 40 क्वेश्चन जीएस के भी आएंगे। तो जीएस में दोस्तों मैथ और रीजनिंग का जो पोर्शन है, मैथ और रीजनिंग का जो पोर्शन है, उससे दोस्तों 5 से 8 क्वेश्चन आना तय है। और ये जो क्वेश्चन दोस्तों 10वीं लेवल का आएगा। तो जो भी स्टूडेंट अभी जीएस की तैयारी कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि अपना एक सीट जीएससी प्रवक्ता में फिक्स कर लें, तो उनको जीएस में भी अच्छा स्कोर करना पड़ेगा। अगर वो 30+ क्वेश्चन कर लेते हैं और अपने सब्जेक्ट में कर लेते हैं, तो उनका एक सीट फिक्स हो जाएगा। तो दोस्तों, आपको 30 से ऊपर क्वेश्चन करने के लिए मैथ और रीजनिंग के जो 5 से 8 क्वेश्चन आएंगे उसको पूरा करेंगे, तभी आप ये स्कोर कंप्लीट कर पाएंगे। तो इस वीडियो में दोस्तों हम जीएस के जो 5 से जो 8 क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग के आने वाले हैं, उसी को सॉल्व कराएंगे। और ये जो क्वेश्चन दोस्तों घटना चक्र का क्वेश्चन है, घटना चक्र का जो टेस्ट सीरीज है जीआईसी प्रवक्ता के लिए, उससे मैं क्वेश्चन लिया हूँ। और बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, और इसी तरह एग्जाम में आपके आएंगे। हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन सेम सेम भी आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो अगर आप हमारी वीडियो को देखे रहेंगे, सॉल्व करने का तरीका जानते रहेंगे, तो अगर नंबर चेंज भी रहेगा तो भी आप आसानी से कर लेंगे। और दोस्तों, बहुत ही कम मेहनत में 5 से 8 क्वेश्चन अगर आप सॉल्व कर लेते हैं, तो आपकी एक सीट कंफर्म हो जाएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, तो प्लीज़ सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वो भी बताएं, और कोई सुझाव हो तो वो भी कमेंट करके बताएं। और आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए कि ये जो टेस्ट सीरीज है मैथ और रीजनिंग का, इसको कंटिन्यू करना है कि नहीं करना। अगर आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ कमेंट जरूर करिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि x एंड x2 का माध्य दोस्तों 75 दिया हुआ है। आप यहाँ पे माध्य का मतलब एवरेज से ले सकते हैं कि x1 x2 का जो माध्य है 75 है, 7.5 है। x1 x2 x3 का माध्य 8 है। तो दोस्तों यहाँ पे जैसे दो नंबर है, तो दोनों का जो बीच का नंबर है वो 7.5 है। यहाँ पे 3 नंबर, तो तीनों के बीच का नंबर है 8 है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। आपको x3 का वैल्यू पूछा हुआ है। तो यहाँ देखिए, x प्लस x2, यहाँ पे दो नंबर, दोनों का माध्य कितना है? 7.5 है। और यहाँ पे है x प्लस x2 प्लस x3। यहाँ पे 3 नंबर, तो 3 से भाग कर दीजिए, और इसका माध्य दिया है 8 दिया हुआ है। अब यहाँ से देखिए दोस्तों, इसको अगर x1 प्लस x2 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे यहाँ से ये, तो हो जाएगा। दोस्तों, एक बात बता दूं कि ये कोई डिजिटल बोर्ड नहीं, मैं मोबाइल से वीडियो बनाता हूं। तो थोड़ा सा आपको कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। बस आप कॉपी पेन लेके बैठिए, और मैं जैसे जैसे स्टेप फॉलो कर रहा हूं आप उसको फॉलो करिए। यकीन मानिए कि आप जब एग्जाम में जाएंगे, तो आपका जो भी क्वेश्चन आएगा मैथ और रीजनिंग से, आप उसको आसानी से सॉल्व कर लेंगे। और या आप जितना, मान लीजिए पहले आप 1 से 2 क्वेश्चन करने वाले थे, तो डेफिनेटली आप 5 से 7 क्वेश्चन पूरा पूरा करके आएंगे। तो चलिए थोड़ा सा कंप्रोमाइज करिएगा। अब देखिए, पहले एक एक मैं बता देता हूँ। एक्स, ये दोस्तों मैंने लिखा था 7.5। ठीक है, तो यहाँ से x प्लस x2 का जो वैल्यू आ जाएगा, वो अगर 7.5 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7.5 मतलब 7.5 होता है। तो 7.5 का अगर 2 गुना करेंगे तो 15 हो जाएगा। यानी दोस्तों x प्लस x2 का वैल्यू आपको 15 मिल गया। आप इसको कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए। अब चलते हैं इसी तरह इसको भी सॉल्व करते हैं कि x प्लस x2 प्लस x3, इसका दोस्तों दिया हुआ है 8 दिया हुआ। तो यहाँ माध्य पूछा था, यानी कि 3 नंबर है तो 3 से डिवाइड कर देंगे। अब देखिए दोस्तों, x प्लस x2 प्लस x3 इक्वल टू, दोस्तों अगर इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों, x प्लस x2 का वैल्यू आपको पता है 15, अभी आपने निकाला था। तो 15 प्लस x3। अब दोस्तों अगर इधर 24 है, 24 है, तो दोस्तों अगर x3 का आपको वैल्यू पूछा है, तो x3 का वैल्यू निकालेंगे तो 15 को इक्वल के उस तरफ भेजेंगे तो घट जाएगा। यानी दोस्तों x3 का वैल्यू हो जाएगा 24 माइनस 15। तो आ जाएगा आपका 9, आ जाएगा आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 26 का जो राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। इसका राइट आंसर 9 आएगा। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। और चलते हैं अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि एक कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रम से 12, 14 और 3 मीटर दी हुई है। एक आदमी इस कमरे में 14, 12, 13 तथा 15 मीटर लंबी छड़ों को रखना चाहता है। इस कमरे में वह अधिकतम कितनी छड़ों को रख सकता है?
दोस्तों बहुत से स्टूडेंट होंगे जो थोड़ा सा मैथ और रीजनिंग में कमज़ोर होंगे, वो उनका सब्जेक्ट नहीं रहा होगा कभी, 12th में मैथ नहीं पढ़े होंगे, तो उनको क्वेश्चन पढ़ के बहुत डर जाएंगे और वो लगेंगे, उनको लगेगा कि टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा, तो वो स्किप कर देंगे, क्वेश्चन को छोड़ देंगे। लेकिन दोस्तों इसका सोल्यूशन बहुत ईजी है, मैं बस आपको समझा दे रहा हूँ। और आपको क्या करना है कि जो 10वीं का जितना भी फार्मूला है, फार्मूला आपको रट के जाना है। आपको 2 से 3 प्रश्न आएंगे जो फार्मूले पे पूरे एकदम से फार्मूले पे ही आधारित होंगे। बस आपको फार्मूला पता है तो उसका आप आंसर कर ले जाएंगे, आराम से कर ले जाएंगे। तो अगर आपको फार्मूले का एक वीडियो चाहिए तो कमेंट करिएगा कि सर फार्मूले पे भी एक वीडियो बना दीजिए। तो जितने इंपॉर्टेंट फार्मूले मैं उसका वीडियो बना के फार्मूला आपको समझा दूंगा, ताकि उसको याद करने की जरूरत ना पड़े आपको। और या याद भी करें तो आपको आसानी हो याद करने में। तो आप लोग कमेंट करिएगा कि अगर फार्मूले पे आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं उस पर बना दूंगा। ये कह रहे हैं दोस्तों, आप एक कमरा है तो आप जिस रूम में रहते हो उस कमरे के बारे में सोचिए। दोस्तों जो कमरा होता है वो 3 डायमेंशन होता है, मैं यहाँ पे सिर्फ 2 ही डायमेंशन बना रहा हूँ कमरे में। आपको जैसे यहाँ पे मैं बना के दिखा दे रहा हूँ। जैसे दोस्तों ये मान लीजिए कमरा हो गया, तो इसमें देखिए ये अ, ये ऊंचाई है ये वाला, ये चौड़ाई है, और ये दोस्तों ये लंबाई हो जाएगी। तो इस तरह कमरा होता है। तो आप अपने कमरे के बारे में इमेजिन करिए। आपको पता है नीचे एक फर्श होता है, फिर उसके ऊपर बगल में चारों तरफ दीवारें होती है। तो जो दीवार होता है उसको आप ऊंचाई समझ लीजिए, और फिर और जिस कमरे से एंट्री करते हैं तो वो उसकी चौड़ाई समझ लीजिए। तो मतलब इतना कहें, मतलब कि कमरे में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होती है वो 3 डायमेंशन का होता है। तो आप उसको उसी तरह से इमेजिन करिए। अब चलते हैं, क्या कह रहे हैं कि 12 मीटर, मान लीजिए ये 12 मीटर लंबाई इसकी है, चौड़ाई 4 मीटर है। मान लीजिए चौड़ाई यहाँ पे 4 मीटर होगी, और जो ऊंचाई है वो 3 मीटर होगी। तो ठीक है, 12 मीटर लंबाई दिया है, 4 मीटर चौड़ाई, 3 मीटर ऊंचाई दिया है। अब एक कमरे में एक आदमी को ये मतलब इस नाप की छड़ें रखनी है, 14, 12, 13, 15। तो बोला कि वह कमरे में अधिकतम कितनी छड़ों को रख सकता है। तो दोस्तों जो कमरा होता है वो घनाभ होता है। जो कमरा होता है वो घनाभ होता है। जैसे आपको मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, माचिस, माचिस का जो डब्बा होता है, उसमें दोस्तों कभी कभी होता है कि कोई बड़ी तीली या कुछ उसमें मान लीजिए कील रखना होता है। तो आप जिस तरह माचिस सीधा सीधा रखा होता है उस तरह रखते हैं आप, तो होता है कि वो माचिस नहीं, मतलब उसकी लंबाई कम पड़ती है, तो माचिस वो जो अलग से तीली या कोई कील रखते हैं तो नहीं हो पाता है। तो उसको क्या करते हैं, आप ऐसे क्रॉस रख देते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो कमरे में जो लंबी छड़ें रख जाएंगी वो जो क्रॉस में रखी जाएंगी, वही सबसे लंबी छड़ें होंगी। तो ये क्रॉस मतलब होता है दोस्तों घनाभ का विकर्ण होता है। तो अगर आपको घनाभ का विकर्ण का फार्मूला याद है तो आप आसानी से इसको कर सकते हैं। तो चलिए एक बार मैं देख लेता हूँ। लंबाई 12, 4, 3 है, ठीक है। तो चलिए, जो घनाभ का फार्मूला होता है मैं उसको लिख दे रहा हूँ। घनाभ का विकर्ण, दोस्तों जो विकर्ण की लंबाई होगी उसी उतना ही सबसे लंबा जो क्षण होगा वो उतना ही रखा जाएगा। तो घनाभ का जो विकर्ण होता है, ब्रैकेट में दोस्तों एल स्क्वायर होता है प्लस बी स्क्वायर होता है प्लस एच स्क्वायर होता है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए एल कितना दिया हुआ है, एल 12 स्क्वायर दिया हुआ है, प्लस 4 दिया हुआ है, प्लस 3 दिया हुआ है। आप इसको सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ। 12 बढ़िया 144, यहाँ पे मैं कर दे रहा हूँ, थोड़ा सा स्पेस की प्रॉब्लम है। 144 प्लस 16 प्लस 9, तो 144 और 16 और 9 25 हो जाएगा। तो ब्रैकेट में दोस्तों 144 प्लस 25, तो इसको ऐड करेंगे तो √169 आएगा। तो दोस्तों √169 क्या हो जाएगा, ये 13 हो जाएगा। तो दोस्तों जो घनाभ का जो विकर्ण आ रहा है वो 13 आने, यानी कि जो ये कमरा होगा, तो ये कमरे की ये वाली जो लंबाई होगी ये 13 मीटर होगी। यानी कि आप मैक्सिमम 13 मीटर तक ही इस कमरे में छड़ रख सकते हैं। तो 13 मीटर रख सकते हो, तो 12 वाला भी आ जाएगा, 13 वाला भी आ जाएगा। यानी कि आप इस कमरे में वो अधिकतम 2 छड़ों को रख सकता है दोस्तों। इसका ये राइट आंसर होगा। इसमें कुछ नहीं करना था, आपको बस कमरे का जो घनाभ निकाल देना था, घनाभ का विकर्ण निकाल देना था। फिर देखना है कि विकर्ण कितना आ रहा है, तो विकर्ण 13 आ रहा है। तो यानी कि 13 मीटर भी रख सकते हैं, और 13 से जो छोटा वो भी रख सकते हैं। आप 14 मीटर का छड़ कमरे में नहीं रख सकते क्योंकि लंबाई 14 मीटर की ज्यादा हो जाएगी।
तो 14 15 नहीं रख पाएंगे, 12 13 रख पाएंगे। तो पूछा है कि इस कमरे में कितने अधिकतम छड़े रख सकता है, तो अधिकतम 2 छड़े रख सकता है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर ये दोस्तों तीसरा है आज का। ये एक समचतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई दोस्तों 4 सेंटीमीटर और 32 सेंटीमीटर। तो समचतुर्भुज के भुजा की लंबाई बताना है आपको। तो दोस्तों चतुर्भुज मतलब आपको पता हो कि चार, जिसकी चार भुजाएं होती है वो चतुर्भुज होता है। और समचतुर्भुज मतलब जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। ये ये सब चारों भुजाएं बराबर होती हैं। और जो वर्ग होता है वो भी एक समचतुर्भुज ही होता है। तो इसका एक दोस्तों ये जो विकर्ण है ये 24 दिया हुआ है, एक दिया हुआ है 32 दिया हुआ है। तो जो समचतुर्भुज होता है उसके भुजा की जो लंबाई होती है, समचतुर्भुज मैं बना दे रहा हूं कि भुजा की लंबाई दोस्तों, आप इस फार्मूले को लिख सकते हैं। इसका फार्मूला होता है दोस्तों रूट पहला जो विकर्ण होता है, पहला विकर्ण बटे 2, इसका दोस्तों स्क्वायर हो जाता है, प्लस दूसरा विकर्ण बटे 2। यहाँ पे लिखने में दिक्कत है तो आप यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ दूसरा विकर्ण बी मान ले रहा हूँ बटे 2। अब मैं फार्मूला बता दूं कि समचतुर्भुज के भुजा की लंबाई होता है कि अंडर रूट पहले बना दीजिए, फिर पहला विकर्ण बटे 2 लिखिए, फिर उसका स्क्वायर कर दीजिए, प्लस दूसरा विकर्ण बटे 2 लिखिए, उसका स्क्वायर कर दीजिए। तो चलिए हम लोग सीधे नंबर रखते हैं कि पहला विकर्ण कितना था, पहला विकर्ण 24 था, 24 का बटे 2 लिख दीजिए, इसका स्क्वायर कर दीजिए, प्लस दूसरा विकर्ण 32 था, बटे 2 लिख के इसका स्क्वायर कर दिए। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, 2 1 कम 2 12 हो जाएगा, और ये 16 हो जाएगा। तो 12 × 1 = 144, प्लस 16 का अगर करेंगे तो 256 आएगा। 16 × 16 करेंगे, 16 का स्क्वायर करेंगे तो 256 आएगा। ये दोस्तों पूरा रूट में था। तो 144 प्लस 256 को ऐड करेंगे तो रूट दोस्तों 400 आ जाएगा। और रूट 400 मतलब 20 होता है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। 20 सेंटीमीटर इसका भुजा की लंबाई होगी। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। ये कह रहे दोस्तों एक्स और वाई धनात्मक पूर्णांक किस तरह है कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 13 होगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान पूछा है। ये पूछ रहा है दोस्तों, कोई नंबर है, अगर उसका स्क्वायर करेंगे फिर उसमें से वाई का स्क्वायर घटा देंगे तो 13 आएगा, और फिर अगर दोनों को जोड़ देंगे तब कितना मान आएगा। तो दोस्तों इसको आपको दिमाग से करना है, इसको आप अपने मन में करना, कोई भी फार्मूला नहीं लगाना इसमें। आप देखिए कोई भी नंबर ले लीजिए, जैसे मान लीजिए एक्स का वैल्यू, आप देखिए एक्स एक्स में से घट रहा वाई तो एक्स की वैल्यू ज्यादा होगी। तो एक्स मान लीजिए 4 ले लिए, तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आ जाएगा। अब 16 में से मान लीजिए एक्स वाई की वैल्यू 1 ले लीजिए, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 घटेगा तो 15 आएगा। तो यानी कि ये वैल्यू नहीं होगा। चलिए 2 ले लेते हैं, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो 16 में से अगर 4 घटाएंगे तो 12 आ जा रहा है, यानी आपको 13 लाना है, तो ये भी नहीं होगा। तो नंबर आप बदल दीजिए। चलिए एक्स का वैल्यू 5 ले लेते हैं। दोस्तों मैं ये आपको समझाने के लिए बस ले रहा हूँ। मैं चाहता तो सीधे आंसर ही बता देता, लेकिन एक बार आपका दिमाग सेट हो जाए उस पर कि कैसे सवाल करना है। मान लीजिए एक्स वैल्यू 5 ले लेते हैं, तो एक्स का वैल्यू 5 लिए तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 होगा। तो मान लीजिए अगर वाई का वैल्यू 4 लेते हैं तो 4 चौके 16 हो जाएगा। तो 16 में से अगर घटाएंगे तो 13 नहीं आएगा। तो चलते हैं, अब मैं आपको इसी तरह आप लेंगे, तो अगर आप एक्स की वैल्यू 7 लेंगे, तो एक्स की वैल्यू 7 लेंगे तो 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 हो जाएगा। और वाई की वैल्यू अगर 6 ले लेंगे तो 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 आएगा। तो अगर इसको घटाएंगे आप चेक कर लीजिए तो 3 और 1 यानी कि 13 आ जा रहा है। यानी कि आपका जो नंबर है वो एक नंबर 7 है, एक नंबर 6 है। तो 7 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, अगर इसको जोड़ दीजिए, यहाँ पे जोड़ने के लिए पूछा है तो जोड़ देंगे। चलिए इसको जोड़ देते हैं हम। तो 9 6 15 और 4 3 7 1 8, यानी कि इसका राइट आंसर आ जा रहा है 85 आ जा रहा है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। दोस्तों इसमें कुछ नहीं करना था, बस आपको थोड़ा सा गुणा करना था, अपने दिमाग में या रफ कॉपी में गुणा करना था। 2 नंबर लेना है, उसका स्क्वायर करके चेक कर लीजिए, और फिर उसमें से एक नंबर और लीजिए कि उसको चेक करिए कि देखिए 13 घटाने पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो आप जैसे 1 2 बार करेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि एक्स का वैल्यू क्या होगा। तो चलिए आप करिएगा, नहीं आएगा तो फिर से कमेंट कर दीजिएगा।
चलते हैं अगले प्रश्न पे। शादी के एक समय एक औरत, उसके पति की औसत आयु 23 साल थी। अब दोस्तों जो औसत आयु होता है, औसत यानी कि अगर कोई भी नंबर हो, जैसे दो तीन नंबर दिया हो, जैसे मान लीजिए कोई भी नंबर हो या कोई पति पत्नी हो या कि कोई फैमिली हो, औसत मतलब दोस्तों होता है कि सबको जोड़ दीजिए और जितने लोग हैं, जैसे एक दो तीन, तो तीन से भाग कर दीजिए, जो आता है वही औसत हो जाता है। जैसे 6, 8 और 4, ये तीन नंबर है, तीनों को जोड़ दीजिए। अब कितने, एक दो तीन नंबर है, तीन से भाग कर दीजिए, तो 6 4 10 और 18, और 18 को तीन से भाग करेंगे तो 6 आएगा। तो इसका जो 6 आएगा वो उसका औसत हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह आपको औसत निकालना है। और औसत आयु कह रहा है कि 23 साल है, कि एक शादी के समय एक पति और पत्नी की औसत आयु 23 साल है। तो चलिए मान लीजिए ये पत्नी है और ये मान लेते हैं पति है। तो इन लोगों का औसत आयु है, इसका भी 23 साल है। औसत औसत आयु मतलब दोनों का उम्र बराबर है, जो मतलब एवरेज दोनों का है वो बराबर। तो इसका भी दोस्तों 23 है और इसका भी 23 है। अब कह रहा है कि 5 साल बाद उनके पास एक बच्चा है। अब पूरे परिवार की औसत आयु कितनी होगी? चलिए थोड़ा सा क्वेश्चन को हटा के पूरा स्पेस लेकर करते हैं। मान लीजिए ये पति पत्नी है, इनका जो एज है, इनका भी 23 है, इनका भी 23। औसत मतलब ये होता है कि दोनों का मतलब सेम सेम एज है। औसत निकाल लिए, हो सकता हो इनका 25 रहा हो, इनका 24 रहा हो, तो आगे पीछे करके पूरा औसत इनका हो गया होगा। ये भी 23 है, ये भी 23। अब 5 साल बाद, तो 5 साल बाद ये 28 की हो जाएंगी, ये महाशय भी 28 के हो जाएंगे। अब कह रहा है कि इनके पास एक बच्चा भी है, प्लस 5 साल बाद एक बच्चा भी आ गया है। तो अब इन तीनों का औसत निकालना है। तो मैंने आपको बताया कि जब औसत निकालना हो तो जितना भी नंबर हो उसको ऐड कर दीजिए, तीन से डिवाइड कर दीजिए। एक दो तीन लोग हैं तो डिवाइड कर दीजिए। तो 28 दूना 56 होता है और एक 57 होता है, तो यानी कि 57 में 3 से भाग करेंगे तो 19 आ जाएगा, इसका राइट आंसर आ जाएगा। यहाँ पे देखिए 19 साल है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। ये कथन कर रहा है कि सफलता के लिए शिक्षा अनिवार्य है और शिक्षा जो है सफलता की कुंजी है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। ए आर तथा आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। ये कह रहा है दोस्तों एक बहुपद दिया हुआ है और इसका गुणनखंड, दोस्तों ये गुणनखंड है, तो इसके अन्य गुणनखंड आपको पूछा है, आपको बताना है। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब दोस्तों देखिए ये बहुपद दिया हुआ है, एक इक्वेशन दिया हुआ है, इसका गुणनखंड बोल रहा है कि x माइनस वाई इसका गुणनखंड है। तो दोस्तों जब ये गुणनखंड होगा तो इसका जो वैल्यू होगा ये इसको सेटिस्फाई करेगा, इसको मतलब पूरा जीरो आ जाएगा। यानी आपको सिंपल करना है कि जो उसका गुणनखंड होगा, इस गुणनखंड को यहाँ पे लिखिए x माइनस वाई इक्वल टू, इसको जीरो के बराबर कर दीजिए। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लीजिए, x की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो अगर ये आप x की वैल्यू 2 इसमें पुट करेंगे तो इसका वैल्यू अगर जीरो आ रहा है तो तब गुणनखंड होगा, और ये पहले से ही कह रहा है कि ये इसका गुणनखंड है, तो इसका देखिए अभी मैं रखूंगा तो इसका वैल्यू जीरो ही आएगा। चलते हैं यहाँ से x इक्वल टू 2 का वैल्यू रखते हैं, तो देखिए 2 का क्यूब करेंगे तो 2 का क्यूब यानी कि 8 आ जाएगा। आप इसको कॉपी पे करिएगा और किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत होगी तो प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप लोग कमेंट करिएगा, मैं उसका रिप्लाई करूंगा। फिर यहाँ से 4 है, 4 गुणे एक्स स्क्वायर, तो 4 गुणे एक्स का वैल्यू 2 है, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा। माइनस 3, एक्स का है तो 2, माइनस 18। अब देखिए ये देखिए 4 चौक के 16 हो गया, ये 8 हो गया। तो 16 और 8, ये 16 हो गया, ये 8 हो गया, यानी कि 16 8 24, माइनस 3 दूना 6, माइनस 18। तो 18 6 24, तो ये माइनस माइनस प्लस में हो जाएगा, लेकिन आंसर माइनस में आएगा, तो ये पूरा कट जाएगा, यानी कि जीरो आ जा रहा है। तो इसी तरह इसका जो भी अन्य गुणनखंड होंगे वो भी इसको सेटिस्फाई करेंगे, उसका भी जीरो आएगा। अब आप एक चीज ध्यान रखिए कि यहाँ पे देखिए x माइनस 2 है, जो देखिए जिस इक्वेशन में x की वैल्यू 2 रखने पर ये पूरा जीरो आ जा रहा है, तो अगर x की वैल्यू अगर माइनस 2 रखेंगे तो जीरो आएगा, नहीं आएगा जीरो। यहाँ पे देखिए जब x माइनस 2 इसका ये है गुणनखंड है, तो ये x प्लस वाला जो वैल्यू ये तो नहीं होगा, तो यानी कि दो ऑप्शन को तो आप समझदारी से हटा सकते हैं। जैसे यहाँ पे x माइनस 2 इक्वल टू जीरो रखे थे आप, तो अगर मान लीजिए ये इक्वेशन को लेते हैं तो यहाँ से x प्लस 2 इक्वल टू जीरो करते तो यहाँ से x की वैल्यू -2 आ जाती। तो दोस्तों
जिस इक्वेशन में x की वैल्यू 2 रखने पे वो 0 आ रहा है, तो वहां पे -2 रखें तो 0 नहीं आएगा, ये तो कॉमन सी बात है। तो यानी कि यहाँ पे जहां पे x+2 है वो ऑप्शन तो काट दीजिए आप, ये नहीं होगा। अब आपको दो ऑप्शन में से चुनना है। अब इसमें से जैसे, चलिए मान लेते हैं हम ऑप्शन नंबर बी ही सॉल्व करते हैं। चलिए सी कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक बार प्लस वाली वैल्यू सॉल्व करते हैं, एक बार माइनस वाली वैल्यू सॉल्व कर देते हैं। अब चलिए यहाँ पे ये इक्वेशन लेते हैं कि x+3 इसका इक्वेशन है, इसका एक गुणनखंड है, तो x+3 गुणनखंड है। 0 रख लेते हैं, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -3 आ जाएगी। यानी इस बार अगर हम -3 रखेंगे, अगर 0 आ जाता है तो ये गुणनखंड होगा, 0 नहीं आएगा तो गुणनखंड नहीं होगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। x की वैल्यू -3 रखना है, तो x-3 का क्यूब करेंगे +4 इंटू 4 इंटू करेंगे माइनस, एक्स की वैल्यू -3 रखें तो -3 का स्क्वायर करेंगे, -3 इंटू -3 -18। अब देखिए एक्स कम, अगर देखिए यहाँ पे क्यूब है तो माइनस का अगर क्यूब करेंगे तो माइनस ही आएगा, अगर स्क्वायर में रहता तो वो प्लस हो जाता। अगर जैसे -3 इंटू -3 करेंगे तो 3 3 का 9 और माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता, तो इसका आंसर 9 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्यूब है तो फिर -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा -27 आएगा। अब यहाँ देखिए प्लस माइनस, ये देखिए -3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आ जाएगा, +4 इंटू 9। अब यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -18। अब यहाँ पे देखिए 9 चौका 36, इसको मल्टीप्लाई करेंगे -27, और ये 9 चौक +36, 9 चौक 36, और यहाँ पे 3 3 का, ये 3 3 का 9 यहाँ पे छूट गया है, +9 -18। इसको आप सॉल्व करेंगे, मैं आपको सॉल्व करके बता दे रहा हूँ। देखिए 36, यहाँ पे देखिए 27, ये माइनस है, -27 -18, इसको जोड़ दीजिए, -27 -18, तो जोड़ेंगे इसको तो 7 8 15, और 2 1 3 1 4, -45 आ रहा है। और 36 और ये 9, ये देखिए 9 है, ये 36 9 जोड़ेंगे तो ये 45 आएगा, तो लेकिन ये प्लस में 45 आएगा, तो प्लस माइनस 0 हो जाएगा, तो यानी कि -45 +45 ये 0 आ जाएगा। तो यानी कि आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्योंकि देखिए यहाँ पे अगर एक्स की वैल्यू +3 रखने पे गुणनखंड हो जा रहा है, तो एक्स की वैल्यू -3 रखने पे गुणनखंड नहीं होगा। तो यानी कि ये चारों ऑप्शन आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसको 3 ऑप्शन जो है आसानी से आप इसको हटा सकते हैं, तो आपका ये राइट आंसर यही होगा। बस इसको मैं एक बार थोड़ा सा बता दे रहा हूँ फिर से, कि जैसे मान लीजिए कोई भी क्वेश्चन दिया है, उसका अगर कह रहा है कि गुणनखंड है, तो ये जो गुणनखंड होगा, ये इसमें अगर वैल्यू रखेंगे इसका इसका x-2 = 0 करके, तो जो वैल्यू आएगा ये इस गुणनखंड को में भी 0 हो जाएगा। मैंने आपको चेक करके बताया था। और फिर उसी तरह आप इसमें से एक दो वैल्यू चेक कर लेंगे। यहाँ पे देखिए -2, x-2 है, तो जब x-2 इसका गुणनखंड है तो x+2 इसका गुणनखंड नहीं हो सकता है, तो वो वहां से कट जाएगा, x+2 वाला जितना भी होगा वो कट जाएगा। अब इसमें दोनों में कंफ्यूजन था, तो मैंने एक x+3 करके देखा कि x+3 = 0, x = -3, तो अगर ये गुणनखंड होगा तो -3 का वैल्यू इसमें पुट करने पे 0 आना चाहिए, और 0 आ भी गया, तो इसका ये गुणनखंड होगा। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे, और ये लास्ट प्रश्न है। और आप लोग कॉपी पेन लेके ही, मुझे उम्मीद है कि आप लोग बैठे होंगे, और कोई भी डाउट्स होगा तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो तो प्लीज़ कर लीजिएगा। चलिए ये क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन, लेकिन इससे कंफर्म है कि क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। ये कह रहा है कि x² + px + q = 0 के एक मूल 1 और 2 है, तो समीकरण इसका वैल्यू आपको बताना है। तो चलिए आपको पहले बताएं, जो द्विघात का जो समीकरण होता है जिससे कंपेयर करते हैं, वो समीकरण होता है ax² + bx + c = 0 होता है। ये एक इक्वेशन होता है। इसी से सभी को तुलना करके ए बी सी की वैल्यू निकालते हैं। अब इसके दो मूल होते हैं, एक मूल अल्फा होता है, एक मूल बीटा होता है।
अब मैं आपको बता दूं कि अल्फा प्लस बीटा यानी कि दोनों मूलों का जो योग होता है वो माइनस बी अपॉन ए होता है। ठीक है, इसको आप इसको याद कर लीजिए, ये इक्वेशन भी लिख लीजिए, उसके नीचे लिख लीजिए कि इसके दो मूल होते हैं, एक अल्फा होता है एक बीटा होता है, और इन दोनों का जो योग होता है वो माइनस बी बटे ए होता है, और इन दोनों का जो गुणनफल होता है वो सी बटे ए होता है, सी बटे ए। अब चलिए इतना बात आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए मान लीजिए कि मैं एक इक्वेशन लिख दे रहा हूं कि 4x² प्लस 3x प्लस 8 इक्वल टू 0। अब इसी तरह मान लीजिए एग्जाम में आपको दे दिया और पूछा कि इसके मूलों का योग कितना होगा, तो आप क्या करेंगे कि ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0 से कंपेयर करेंगे तो a का वैल्यू ये हो जाएगा और b का वैल्यू ये हो जाएगा और c का वैल्यू ये हो जाएगा। अब पूछा कि मूलों का योग, तो आपको पता है कि मूलों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए होता है। तो यहाँ पे b कितना है, तो b 3 है, तो यहाँ पे माइनस है तो -3/8, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो अगर इस तरह से भी सवाल पूछेगा तो आप उसको आसानी से कर सकेंगे। चलिए अब आते हैं, प्रश्न पे आते हैं। आपका इक्वेशन दिया है, ये इक्वेशन दिया है, बताया है कि इसके मूल ए तथा 2 हैं। तो दोस्तों ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है, इसको यहाँ पे इसे मोबाइल में सॉल्व करके अगर मैं इसको कुछ लिखता हूँ यहाँ पे फिर इसको कट कर देता हूँ तो पूरा गायब हो जाता है, तो आपको समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप एक काम करिए कि हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, ये क्वेश्चन और इसका मैं सॉल्यूशन अभी सॉल्व करके मैं टेलीग्राम चैनल पे भेज दूंगा, आप वहां से देख लीजिएगा। और अगर कोई भी चीज़ नहीं समझ में आएगा तो हमारे यूट्यूब वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसका बता दूंगा, या तो फिर अपना जो सॉल्व करूंगा उसका सॉल्यूशन रहेगा उसका स्क्रीनशॉट लेके वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। तो जैसा होगा ऐसा आप बताइएगा, और जो इसका सॉल्यूशन है आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिए, और आपको उम्मीद है कि आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमें सपोर्ट करिए, और इसी तरह हम आपके लिए यूजफुल वीडियो लाते रहेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।